हेलो, वेलकम टू ओपन साइंस 9। तो आज हम समझने वाले हैं प्लांट रिस्पिरेशन के बारे में। रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं। ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। व्हेन ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फियर, ऑक्सीजन को हम कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फियर से लेते हैं। एंड ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इन द सेल एंड रिलीज एनर्जी, और हम ग्लूकोज का क्या करते हैं, कंप्लीटली ब्रेक डाउन करते हैं और क्या निकालते हैं उनसे, एनर्जी। ठीक, चलिए अब हम सेकंड देखते हैं। रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस वेयर गोइंग टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी टू यूजेबल एनर्जी इज कॉल्ड एज एटीपी। ठीक, रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम केमिकल एनर्जी को यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उस यूजेबल एनर्जी को हम एटीपी कहते हैं। देखिए, जो ग्लूकोज है वह एक केमिकल कंपाउंड है और उस केमिकल कंपाउंड को के अंदर केमिकल एनर्जी होती है और इस केमिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं यूजेबल एनर्जी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी कहते हैं। देखिए, रिस्पिरेशन इन प्लांट इज टेकन कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रांस इज कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट सबस्ट्रांस। देखिए, रिस्पिरेशन जो होता है इसमें हम कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रांस ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट, और पायरुवेट जो है वह जाता है लिंक रिएक्शन से बनता है एस्टिल को एंजाइम ए, और उस एस्टिल को एंजाइम ए को भेज दिया जाता है क्रेब साइकिल में, और क्रेब साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेज दिया जाता है और वहां से एनर्जी प्राप्त कर लिया जाता है, एटीपी प्राप्त कर लिया जाता है। तो रिस्पिरेशन क्या है, इसमें हम कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रांस को सिंपलेस्ट सबस्ट्रांस में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस टेक प्लेस ऑल लिविंग सेल। रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सभी लिविंग सेल में पाया जाता है। चलिए अब हम समझते हैं, डू प्लांट ब्रीथ। प्लांट ब्रीथ कैसे करते हैं। प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन। देखिए, प्लांट एक लिविंग बीइंग है जिन्हें रिस्पिरेशन के लिए क्या रिक्वायर होती है, ऑक्सीजन रिक्वायर होती है। ठीक, अब आप लोग कहेंगे कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट फोटोसिंथेसिस में लेते हैं। रिस्पिरेशन के समय प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है रिक्वायर होती है, ऑक्सीजन को लेते हैं। देखिए, सेकंड है, द प्लांट डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर रिस्पिरेशन। प्लांट के पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है रिस्पिरेशन करने के लिए, बट दे हैव स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स फॉर दिस पर्पज। इनके पास क्या पाया जाता है, स्टोमेटा पाया जाता है और लेंटिसेल्स पाया जाता है, जिनकी हम आगे बात करेंगे। As plant do not have great demand for gaseous exchange as compared to animal। देखिए, प्लांट को ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और रिस्पिरेशन के समय कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण करते हैं। तो जो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं उस ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन को लेते हैं और उसके बाद ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको फिर से एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं और फिर से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के समय उसी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले लेते हैं और जो वायुमंडल में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड उनको भी ले लेते हैं। ठीक, चलिए अब हम आगे समझते हैं स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के बारे में। चलिए अब हम समझते हैं लेंटिसेल्स के बारे में। देखिए, लेंटिसेल्स क्या होते हैं, स्टेम के ऊपर जो प्लांट है, प्लांट के स्टेम के ऊपर स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स बोलते हैं। और ये लेंटिसेल्स किस में हेल्प करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्टोमेटा के बारे में। जो लीफ होती है प्लांट की लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और इसी स्टोमेटा के थ्रू ये लोग क्या करते हैं, प्लांट गैसियस एक्सचेंज करते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान इसी स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, बट रिस्पिरेशन के समय इसी स्टोमेटा से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। चलिए अब हम देखते हैं दिन के समय में
जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वह मैक्सिमम होता है, ज़्यादा होता है। ठीक, तो दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O लाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। और रेट ऑफ रिस्पिरेशन मैक्सिमम एट नाइट टाइम। तो नाइट टाइम में क्या होता है, प्लांट में रिस्पिरेशन जो है वो मैक्सिमम होता है, अर्थात जो ये फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना था, इस ग्लूकोज को रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसमें, CO2 प्लस H2O प्लस ATP में। अब देखिए, डे टाइम रिस्पिरेशन मिनिमम, दिन के समय में प्लांट में रिस्पिरेशन बहुत ही कम होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस उस समय होता रहता है और रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। चलिए अब हम समझते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ऐसा क्यों? चलिए समझते हैं। देखिए, रात के समय जो है प्लांट क्या करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं और रिस्पिरेशन में क्या करते हैं, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं। फिर उसके बाद क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ATP। तो रात के समय में प्लांट लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। और दिन के समय में प्लांट लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो इसलिए रात में जो है प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, इसलिए हमें रात में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि उस समय प्लांट लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो पेड़ पौधों के पास ऑक्सीजन कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, तो इसलिए यह हमारे लिए हार्मफुल है, इसलिए हमें रात में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। देखिए, फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O लाइट की प्रेजेंस में हम लोग किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन को हम लोग कहाँ पर निकाल देते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। और रिस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसी ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। फिर क्या फॉर्म हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर रिलीज कर देते हैं। और फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, फिर से वही कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते हैं और H2O और लाइट की प्रेजेंस में फिर से ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेते हैं और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ऑक्सीजन को फिर रिलीज कर देते हैं। तो यह साइकिल जो है लगातार चलती रहती है। देखिए, रिस्पिरेशन इज मल्टीपल स्टेप प्रोसेस। जो रिस्पिरेशन है यह एक कैसी प्रोसेस है, मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेक डाउन किया जाता है और इनसे जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को स्टोर किया जाता है किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। इसीलिए ATP को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ATP इज आल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। चलिए अब हम समझते हैं रिस्पिरेशन के बारे में। देखिए, जो रिस्पिरेशन होता है वो मेनली कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो रिस्पिरेशन होता है वह दो टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक रिस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रिस्पिरेशन। जो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, नीड ऑक्सीजन। बट जो एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है इसमें नॉट नीड ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अब हम समझते हैं कि एरोबिक रिस्पिरेशन में जो सेल होते हैं, सेल के कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। पार्ट ऑफ सेल इन्वॉल्व इन एरोबिक रिस्पिरेशन। तो देखिए, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं किसमें, एरोबिक रिस्पिरेशन में। और एरोबिक रिस्पिरेशन के दौरान मेनी एनर्जी रिलीज, बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन में कौन सा सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होता है, केवल साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व होता है और इसमें जो है लेस एनर्जी रिलीज होती है। समझिए, जो एरोबिक रिस्पिरेशन अकर प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, जो एरोबिक रिस्पिरेशन है यह प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। बट एनारोबिक रिस्पिरेशन मेनली अकर
बैक्टीरिया, यह रिस्पिरेशन जो एनारोबिक रिस्पिरेशन है यह मेनली बैक्टीरिया में पाया जाता है, और क्लास्ट्रीडियम जो बैक्टीरिया होते हैं और कुछ फंजाई होते हैं, इनमें जो है एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है। चलिए अब हम थोड़ा सा रिस्पिरेशन का ओवरव्यू देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं पायरूवेट में। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है जिसे हम 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल पायरूवेट और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए ग्लूकोज से पायरूवेट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक। और जो पायरूवेट है इससे हम फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, अर्थात ग्लूकोज नया जेनेसिस। पायरूवेट से हम क्या बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं। देखिए अब यह पायरूवेट अगर ह्यूमन में है, ठीक, पायरूवेट ह्यूमन में अगर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर आदमी के अंदर ऑक्सीजन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना प्रेजेंट है, तो ये पायरूवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल को एंजाइम ए में, और कहाँ पर चला जाएगा, माइटोकांड्रिया के अंदर, और इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अब देखिए अगर ह्यूमन के अंदर लेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है कम है इन ह्यूमन, तो यही पायरूवेट जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लैक्टिक एसिड में। अब समझिएगा, जैसे जब हम लोग दौड़ने लगते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हम लोग मुंह से सांस लेने लगते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जो ये पायरूवेट है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है हमारी मसल्स में, और इसी कारण जो है तेज दौड़ने के बाद जो है हमारे हाथ पैर जो हैं ये बहुत दर्द करने लगते हैं, क्योंकि जो सेल्स हैं उनके अंदर लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, और जब हम लोग रात में सोते हैं तो यह लैक्टिक एसिड ब्लड के माध्यम से फिर से जाता है लीवर में, और लीवर क्या करता है, इसे फिर से कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लाइकोजन में, और यह साइकिल जो है लगातार चलती रहती है। उसके बाद हम समझते हैं, अगर एनारोबिक बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया में ये जो पायरूवेट होता है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल एल्कोहल में, ठीक, क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है रिस्पिरेशन के टाइम, इसलिए जो पायरूवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एथिल एल्कोहल में। सो आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।